नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप ने बताया सोमवार को पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के फिर शुरू होगी बातचीत। ईरान को नंबर 1 आतंकवादी देश कहे जाने पर राष्ट्रपति ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से 2 तेल टैंकरों को वापस लौटाया। ईरानी मीडिया, भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर देश गरिमा होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरा। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से 16 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए प्रतिनिधि कल रात पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। ट्रंप ने एबीसी के रिपोर्टर जोनाथन कार्ल से बात करते हुए कहा कि वह शांति समझौता अच्छे तरीके से या कड़े तरीके से करवाएंगे। यह होगा किसी न किसी तरह से, अच्छे तरीके से या कड़े तरीके से, यह होकर रहेगा। आप मेरे इस बयान को कोट कर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान को नंबर 1 आतंकवादी देश कहे जाने पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पेजेश्कियान ईरान के ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने युद्ध को किस तरह उचित ठहराया। इसराइल इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, वह गजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और अन्य जगहों पर किसी के भी साथ क्या करता है। वह धमकी देता है और लोगों की हत्या करता है। वह ऐसी हत्याओं को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करता है और कहता है कि फलां शख्स को मारेंगे। पेजेश्कियान के मुताबिक अमेरिका और कुछ अन्य देश कहते हैं कि ईरान आतंकवादियों का गढ़ है। वे बस ये बताएं कि हमने किसे मारा है, जबकि वे खुलकर लोगों को मार रहे हैं। वो आएं और जिन्हें मारना है मार दें। बेकसूर लोगों, बच्चों और बुजुर्गों पर बम ना गिराएं। जिन्हें मारना है उन्हें मारें, लेकिन वो इसकी जगह कई लोगों को मार रहे हैं और मानवाधिकार पाले पूरी तरह से खामोश हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ है? होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां नौसैनिक नाकेबंदी जारी है। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी सशस्त्र बलों ने रविवार को इस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे बोत्सवाना और अंगोला के झंडे वाले 2 तेल टैंकरों को रोककर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने यह कदम अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में उठाया है और साफ किया है कि जब तक अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता तब तक यह जलमार्ग बंद रहेगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर देश गरिमा शनिवार 18 अप्रैल को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर गया। इस जहाज पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं और इसके बुधवार 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी ने रविवार 19 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के हवाले से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु मुद्दों पर असहमति बनी हुई है। पेजेश्कियान के हवाले से कहा गया कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं बताते कि किस अपराध के लिए। किसी राष्ट्र को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले वह कौन होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी नौसेना की गोलीबारी में फंसे 2 भारतीय तेल टैंकर जग अर्नब और सनमार हेराल्ड के सभी चालक दल सुरक्षित हैं। हालांकि एक जहाज के कैबिन का शीशा टूट गया। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना ओमान के उत्तर में हुई, जिसके बाद दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा। भारत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए तेहरान में विरोध दर्ज कराया और साफ किया कि ऐसे कृत्यों के गंभीर परिणाम होंगे। सूत्रों के अनुसार IRGC होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के कट्टानार पट्टी में रविवार 19 अप्रैल को पटाखों की एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल हैं। घटना के समय फैक्ट्री में करीब 30 लोग काम कर रहे थे। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया। फायर और रेस्क्यू विभाग के अनुसार अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं और अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की
और मंत्रियों को मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी को महिला विरोधी कहा। उन्होंने लिखा कि महिला विरोधी और झूठे भाजपाई आंख खोले सच्चाई को स्वीकार करें और अपने तुलनात्मक आंकड़े जारी करें। तेजस्वी ने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया। आरजेडी के लोकसभा सांसदों में 25% महिला हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी आरजेडी ने ही सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिया था। बिहार विधान परिषद में भी दलों में सबसे अधिक 21.4% महिलाओं का प्रतिनिधित्व आरजेडी में है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नकली लोग महिला उत्थान की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से देश को संबोधित करने की बजाय उसे गुमराह करना चुना। एक्स पर ममता ने लिखा कि टीएमसी हमेशा से महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर रही है। हमारे पास संसद और राज्य विधानसभा दोनों में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं। लोकसभा में हमारे 37.9% सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्य नामित की हैं। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और कभी उठा भी नहीं। हमारा असली विरोध डिलिमिटेशन से है, जिसे मोदी सरकार महिलाओं को ढाल बनाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए आगे बढ़ाना चाहती थी। हमारा विरोध संविधान में बदलाव करने, देश को बांटने और सत्ता हथियाने की कोशिश से है, जिसमें डिलिमिटेशन से बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए और बाकी राज्यों को नुकसान पहुंचे। यह संघीय लोकतंत्र पर हमला है। ममता ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, अगली बार जब आप देश को संबोधित करें तो संसद के फ्लोर से करें, जहां आपको सवालों और जवाबदेही का सामना करना पड़े। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वो आधी आबादी के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन असल में महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर विभाजनकारी और गैर लोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल हारा नहीं है, वो संविधान का हिस्सा है। साल 2023 में देश के सदन ने उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, लेकिन मोदी सरकार ने उसमें शर्तें लगा दी हैं। महिला आरक्षण के रास्ते में रोड़ा अटका रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल शनिवार को देश को 29 मिनट तक संबोधित किया, जिसमें 59 बार कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर 30 सेकंड पर पीएम मोदी कांग्रेस के नाम की माला जप रहे थे। मोदी जी का ये डर हमें अच्छा लगा। संसद में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह फैसला हाल ही में संविधान 131वां संशोधन विधेयक गिरने के बाद लिया गया, जिससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। इससे पहले 12 मार्च को लाए गए प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 6 अप्रैल को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि दुराचार के ठोस सबूत नहीं है, जो संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत जरूरी होते हैं। विपक्ष ने सीईसी पर पक्षपात, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनावी जांच में बाधा जैसे 7 गंभीर आरोप लगाए थे। अब विपक्ष नए आरोप जोड़कर फिर से प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार ज्यादा सांसद समर्थन देंगे। सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बताकर खारिज कर रही है, जिससे यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद में बड़ा विवाद बन सकता है। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने हालिया संबोधन के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। 19 अप्रैल को लिखे एक पत्र में संतोष कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन, जो ऐसे समय में दिया गया जब 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है, राजनीतिक प्रकृति का था और इसमें पक्षपातपूर्ण दावे तथा चुनिंदा बातें शामिल थीं, जिनका मकसद एक ऐसे मुद्दे पर जनमत को प्रभावित करना था जिस पर सक्रिय राजनीतिक मुकाबला चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबोधन का दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंचों पर प्रसारण करना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने जैसा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को गलत तरीके से चीनी शहर मेडोंग दिखाए जाने वाले मैप विवाद को सुलझाने की जानकारी दी है। आरजीआई ने शनिवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट को चीनी शहर मेडोंग के तौर पर दिखाने वाले एक सेल्फ एन्यूमरेशन मैप से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है। यह गलती sc.census.gov.in पोर्टल पर
सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान सामने आई थी, जिसे एक्स यूजर मोहंटो पांगिंग पाओ ने उठाया था। पाओ ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि पोर्टल se.census.gov.in पर सेल्फ एन्यूमरेशन की कोशिश करते समय मैप में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को मैडोंग के तौर पर दिखाया गया था। मैडोंग चीन का एक शहर है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारतीय हैं। यहाँ तक कि सरकारी पोर्टल भी हमारी जमीन को दूसरे देश को सौंप रहे हैं। तुरंत दखल की जरूरत है। शाम को आरजीआई ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि इस समस्या को मैप सर्विस देने वाली कंपनी के सामने उठाया गया था और इसे हल कर दिया गया है। बता दें कि 16 अप्रैल से अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में 15 दिन का सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान शुरू हुआ है, जिसमें नागरिक ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं और एक यूनिक आईडी प्राप्त करते हैं, जिसे बाद में जनगणना कर्मियों को सत्यापन के लिए देना होगा। यह आजादी के बाद 8वीं जनगणना है, जो 2 चरणों हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना में होगी। पहली बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें एन्यूमरेटर मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 2023 के महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने और इसे परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने की मांग करने की तैयारी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण पर सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ चलाए जा रहे नैरेटिव का जवाब दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण के जरिए संविधान और चुनावी ढांचा बदलना चाहती है। जयराम रमेश ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि कानून को लागू करने में देरी जानबूझकर की गई। विपक्ष का कहना है कि वे आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के जरिए राजनीतिक संतुलन बदलने का विरोध करते हैं। अभी के लिए इस न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.